हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज़ का है डे 20, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बायो के डिस्कस करूँगी, जिसको आप रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। इन दोनों चैप्टर की जो थ्योरी पोर्शन है वो मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ और इससे अगला जो सेशन आएगा इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि इन दोनों चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे वो हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आने वाली सीटेट परीक्षा देना चाहते हैं जो कि पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, वो इस सीरीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। कमेंट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए पिन कर दिया है फर्स्ट कमेंट, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ये सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं और एक एक करके इन दोनों चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है और दूसरा एक और टर्म आप यहाँ पे देखेंगे ब्रीदिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कभी भी अगर ब्रीदिंग की बात बोली जाए, ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना। तो इस प्रोसेस को इन और आउट का ये जो प्रोसेस है कि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। और अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो आपने ऑक्सीजन इन किया है ये हमारे डाइजेस्टेड फूड, इससे पहले वाले सेशन मैंने आप लोगों के साथ डाइजेशन का लिया था, जो आपके डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज होगा उसके साथ मिक्स होके ये क्या रिलीज करता है, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इससे आप डे टू डे लाइफ के काम करते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में फर्क यहाँ पे पता होना चाहिए। जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, यानी कि आप ऑक्सीजन को इन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हो, तो इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने आउट कर दी वो तो बाहर चले जाएगी। जो आपने ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लिया है, जब वो आपके डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, तब यहाँ पे जो CO2 बनता है ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से यहाँ पे एनर्जी बनाते हो, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन भी दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। एक है वाह्य, जिसे आप यहाँ पे एरोबिक के नाम से जानते हैं, और एक होता है एनारोबिक। अब यहाँ पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है हमारे ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनाता है, CO2 और एनर्जी बनाता है। CO2 तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा, और एनर्जी हम अपनी सेलुलर एक्टिविटी में यूज करेंगे। और ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, ये हमारे शरीर के जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसे आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हो, उसके अंदर आपको ये एक्टिविटी होते हुए दिखती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो देखिए, ये दो इसमें कंडीशन होती है। एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, मतलब ऑक्सीजन तो हो पर उतना ना हो जितनी जरूरत है, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना। अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, यह हमारे मसल्स में होता है। जैसे कि अगर आप कभी हैवी एक्सरसाइज करें या फिर अगर आप कभी एकदम से रनिंग वगैरह स्टार्ट करें, तो हमारे मसल्स में हम भागते हुए सांस नहीं ले पाते। तो इस कंडीशन में जब ये आपका ग्लूकोज जो है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जो आपके शरीर में यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसके साथ कंबाइन होता है, तो यहाँ पर एक बेसिक पेन एरिया यहाँ पे क्रिएट करता है, जो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे शरीर में पेन और क्रैम्प को इंड्यूस करता है, और यहाँ पे एनर्जी तो रिलीज होती है।
तो ये पूछा जाता है कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमें पेन और क्रैम्प क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि हमारे शरीर के मसल्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, तो इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ये आपको यीस्ट में देखने को मिल जाएगा। और यीस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे यीस्ट जब यहाँ पे किसके साथ कंबाइन होते हैं, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस बनता है, तो यहाँ पर क्या चीजें बनती है, एक बनता है आपका इथेनॉल और एक बनता है आपका एनर्जी। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे कहलाया जाता है। आई होप इतना एरिया आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं चैप्टर में, तो आपको ब्रीदिंग के बारे में भी बताया जाता है कि ब्रीदिंग की जो पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है। और इसके लिए मैं यहाँ पे 2 डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। एक यहाँ पे आप देखेंगे जब एयर जो है आपके शरीर के अंदर इन हो रही है, जिसे आप इनहेल्ड एयर के नाम से जानते हैं, जो कि ऐसी हवा जो कि आपके शरीर के अंदर जा रही है। जब आपके शरीर के अंदर हवा जाएगी तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपके एग्जामिनर पूछते हैं। देखिए जब ये एक्टिविटी आप अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं, जब आप सांस लेंगे तो होता क्या है कि हवा जो है आपके शरीर में ज़्यादा अमाउंट में एंटर हो, इसके लिए जो आपकी रिब्स होती हैं ये आपकी खुल जाती है, ये रिब्स बाहर की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पे ये जो डायफ्राम होता है इस जगह पे ये नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि एरिया जो है ये बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये खुल रहा है ये बाहर आ रहा है, तो एरिया थोड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा एयर हमारे शरीर के अंदर आ सकता है। तो आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के दौरान जब आप इनहेल करते हो, इनहेलेशन करते हो, जब आपके शरीर के अंदर हवा जाती है तो रिब्स कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, या इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि रिब्स कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसी का उल्टा प्रोसेस होता है जब आपके शरीर से एयर आउट हो रही होती है, यानी कि एक्सेल्ड हो रहा होता है, तब एयर जब यहाँ पे आउट होती है, यानी कि मेजरली जब CO2 यहाँ पे आउट हो रहा होता है, तब आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, क्योंकि हमें अपने शरीर के अंदर से इस हवा को बाहर भेजना है, तो रिब्स क्या करती है, रिब्स अंदर की तरफ आती है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, ताकि इस पूरे एरिया से एयर को बाहर निकाला जा सके। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपकी NCERT में बता रखा है कि अगर आप ये चीज चेक करना चाहो कि आप जो एक्सेल्ड कर रहे हो, जो हवा बाहर निकाल रहे हो, वो आपका मेजरली CO2 को कैरी करती है, तो इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करोगे, तो आपकी NCERT में बताया रखा है आप लाइम वाटर टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। लाइम वाटर को अगर आप लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, जो आप हवा यहाँ पे एक्सेल कर रहे हो वो हवा अगर आप इसमें डालते हो, यानी कि जो हवा आपके शरीर से बाहर निकल रही है उसको आप थोड़ी देर रोक के उसको अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालते हो यहाँ पे, तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। और लाइम वाटर मिल्की तब होता है जब लाइम वाटर किसके संपर्क में आता है, CO2 के संपर्क में आता है। इसके अलावा कुछ हमें डेटा यहाँ पे बता रखे हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये जब इनहेल करते हैं किसी भी एयर को, तो कितना ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, 21%। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, इस केस में CO2 भी आपके शरीर के अंदर जाता है, जो कि 0.04 यानी कि बहुत कम मात्रा में आप यहाँ पे इनहेल करते हो। और जब आप एक्सेल करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। अब इसके अलावा एक और एरिया आपसे पूछा जाता है कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। जिस रेट से आप ब्रीद करते हो, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, ये आपका ब्रीदिंग रेट है। और अगर हम एक अडल्ट की बात करें तो 15 से 18 टाइम्स ये यहाँ पे नॉर्मल टाइम में ब्रीद करता है। और अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज करो, अगर आप यहाँ पे हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आप सही से सांस नहीं ले पा रहे, तब आपका ब्रीदिंग रेट यहाँ 25 टाइम भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी NCERT में हमें यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा क्योंकि हम रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे ये चैप्टर, तो आपको पहले ह्यूमन के बारे में और उसके बाद कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, उसको भी जरा हम कवर करते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर यहाँ पे शुरू करेंगे।
अब मैं आप लोगों के साथ अदर एनिमल्स यानी कि जो बाकी कुछ जानवर हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ एनिमल्स के बारे में बता रखा है, जैसे हाथी हो गए, लायन हो गए, गाय हो गया, गोट हो गए, फ्रॉग, लिजर्ड, यहाँ पे स्नेक, बर्ड, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। इनके पास यहाँ पे लंग्स होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। बट कुछ और जानवर हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में लास्ट में हमें प्लांट्स के बारे में भी बता रखा है। तो देखिए अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग कैसे रेस्पायर करते हैं, तो फ्रॉग अपने लंग्स का भी प्रयोग करते हैं और अपनी त्वचा यानी कि स्किन का भी प्रयोग करते हैं और यहाँ पे रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा अर्थवॉर्म जो है ये इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी स्लिपरी होती है, ये अपनी स्किन की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच के शरीर के बाहर स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम स्पेरिकल्स के नाम से जानते हैं और ये इसकी मदद से सांस लेते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट जो होते हैं इनके शरीर में एयर ट्यूब्स पूरे बने होते हैं जिसे आप ट्रैकिया के नाम से जानते हो, जिसकी मदद से ये सांस लेते हैं। और अगला है यहाँ पे फिश के बारे में तो हम सभी को पता है, ये अपनी गिल्स की मदद से सांस लेते हैं और पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको ये इंटेक करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट को भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये अपने रूट के पास इनके जो एयर स्पेस होते हैं इससे क्या करते हैं, जो सॉइल में जो एयर होता है उसको ये इंटेक करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये रेस्पिरेशन चैप्टर के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में आपको एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम एनिमल के बारे में बताएं तो एनिमल के अंदर आपको दो मेजर एरिया यहाँ पे पढ़ना है। एक पढ़ना है सर्कुलेशन जिसे आप यहाँ पे परिसंचारण के नाम से जानते हैं और दूसरा है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। तो दोनों के दोनों से ही हमारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती हैं। और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेशन पूरा का पूरा हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू यहाँ पे होता है। तो देखिए ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर आपके प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब देखिए प्लाज्मा जो कि मेजरली आपके प्रोटीन से बने होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं आपके WBC, RBC और प्लेटिलेट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर मैं WBC की बात करूँ तो ये हमें किसी भी हार्मफुल जो एक्टिविटी होती है उससे यहाँ पे फाइट करने में मदद करता है। इसके अलावा जो RBC होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है। और कई बार ये जो हीमोग्लोबिन है अगर ये आपका CO2 के साथ बाइंड हो जाए तो ये आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनता है जो कि हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूजुअली ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे शरीर में, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है किस कलर का दिखाई पड़ता है, लाल कलर का। और प्लेटिलेट क्या करते हैं, प्लेटिलेट हमारे ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं। कई बार कहीं पे चोट वगैरह लग जाए तो आपको काला काला वो एरिया देखा होगा, वो आपका प्लेटिलेट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और अभी सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा अभी बाकी है, पूरा हमें ह्यूमन हार्ट का पूरा प्रोसेस देखना है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में दो चीज़ें मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं। एक होता है आपका वाटर जो है ये आपके जाइलम की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा यहाँ पे फूड होते हैं, फूड यहाँ पे फ्लोएम की मदद से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को रूट से पूरे बॉडी तक यहाँ पे प्लांट के भेजने का काम करता है। अब देखिए रूट जो है पानी को यहाँ पर खींच रहा है, पर पानी जो है अगर टॉप एरिया पहुँच जाएगा तो पानी तो नीचे से खींचना बंद हो जाएगा। इसी वजह से इस एरिया में यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में जैसे हम लोगों के शरीर में यहाँ पे इवेपोरेशन होता है वैसे प्लांट में होता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें से पानी जो है वो बाहर निकलता है। पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ से और पानी यहाँ पे खींचने की जरूरत होगी। तो ये जो पानी के जो जाइलम को कौन सपोर्ट करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और जो फूड यहाँ पे पूरी बॉडी में भेजा जाता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में जाता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में ऊपर की तरफ फूड बनता है तो वो नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ बनेगा तो ऊपर की तरफ। फोटोसिंथेसिस से होता है प्रोसेस।
और इस प्रोसेस को इसे हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं, जो कि ये ट्रांसफर होता है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि ये सेशन आपका अच्छे से कंबाइल हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ पूरे सर्कुलेशन का एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, और अगर हम इस सर्कुलेशन को देखें तो यहाँ पे हम डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट के नाम से इसे जानते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि यहाँ पे इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। तो देखिए ये हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया, जिसके यहाँ पे 4 चैम्बर बना रखे हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाले चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि ये राइट साइड में इसलिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट में से वेना कावा की मदद से यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर इम्प्योर ब्लड आप कह सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की अलग अलग पार्ट से लेके आया जाता है। किसकी मदद से? वेना कावा की मदद से। और सबसे पहले वो एंटर कहाँ करता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये ब्लड यहाँ पे एंटर करता है, और उसके बाद इस जगह पर आप देख सकते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो मैंने इस तरीके से डार्क लाइन बनाई है, इसे आप वेल्स बोलते हो। वेल्स क्या करते हैं कि जैसे ही राइट एट्रियम में ये ब्लड आया, देखिए राइट एट्रियम में ये ब्लड आ तो गया, पर उसके बाद ये ब्लड नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। क्वेश्चन उठता है क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से राइट वेंट्रिकल की मदद से इस ब्लड को कहाँ लेके जाया जाएगा? इस ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगा, जहाँ पर इसे प्योर करने का काम होता है। तो होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आए और राइट एट्रियम में ये ब्लड पहुँचा, तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड नीचे जाएगा तो ऐसा ना हो कि ये बैक फ्लो हो, ऐसा ना हो कि दोबारा ये एट्रियम में चले जाए, इसलिए बैक फ्लो को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये वेल्व्स क्या करते हैं? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं। तो अब ये ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा आपका लंग्स के पास, और ये किसकी मदद से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से जाएगा। अभी तक ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसे ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड को प्योरीफाई करेगा, और जैसे ही ये जो फेफड़े होते हैं ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में वापस भेजना है, तो यहाँ पर लंग्स से क्या किया जाएगा? एक आपकी वेल्स आएगी, वेन आएगी, जिसे आप पल्मोनरी वेन बोलते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी। लेफ्ट एट्रियम से ये फिर से यहाँ पे जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, क्योंकि यहाँ से एक मेन आर्टरी जाती है जिसे आप आयोट्रा के नाम से जानते हो और जिसे हम महाधमनी भी बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, और एनसीईआरटी में इस कलर का ब्लड आपका रेड कलर से दिखा रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया? क्योंकि पूरी बॉडी से उठाकर पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके गए, ये एक साइकिल, और उसके बाद लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ ये ब्लड आता है प्योर होके। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़, अब देखिए आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, और अगर मैं वेन्स की बात करूं तो ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आर्टरीज जो होती है थिक और इलास्टिक होती है, वेन्स जो होती है थिन होती है, और इसके अलावा अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ये डीप सेटेड होती है, नीचे की तरफ गड़ी होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में हमारा आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे आप उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके अंदर मेन 4 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। पेयर ऑफ किडनी यहाँ पे होते हैं, जिसमें सबसे पहले काम क्या होता है? यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है। अगर आपके एग्जामिनर पूछते हैं कि यूरिन कहाँ पे बनता है, तो आप आंसर देंगे किडनी में बनता है। और किडनी में ऐसा क्या होता है? इसमें यूनिट ऑफ नेफ्रॉन होते हैं,
जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट आप कह सकते हो किसका, किडनी का। इसके बाद जब ये यूरिन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो ये यूरेटर की मदद से, एक ट्यूब की मदद से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, मूलाशय तक जाता है, जो यहाँ पे क्या करता है, इसे स्टोर करने का काम करता है, किसको, यूरिन को, जब तक वो पास ना हो। और ये जो मूल मार्ग है यानी कि मूत्र मार्ग है, जिसे आप यहाँ पे और यूरेथ्रा के नाम से जानते हो, यहाँ से यूरिन जो है ये पास आउट हो जाता है। तो आपके एग्जामिनर इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इस टॉपिक से सबसे पहले तो सीक्वेंस पूछा जाता है कि यूरिन फॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या है, किडनी, देन यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म कौन करते हैं, नेफ्रॉन फॉर्म करते हैं, फंडामेंटल यूनिट है, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं दोनों ही पेयर ऑफ किडनी में। इसके अलावा यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है अंटिल वो जब तक पास ना हो, और यूरेथ्रा से ये पास हो जाता है। आई होप जितना मैंने एरिया आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और देखिए इस चैप्टर की ब्रीफिंग तब आपकी अच्छे से क्लियर होगी जब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।